नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं एडवांस एकेडमी पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 89 से। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 89। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आय बराबर होती है खर्च, खर्च को हम व्यय भी बोल देते हैं, प्लस बचत। ये आय का एक बेसिक फॉर्मूला है। आय बराबर है खर्च जमा बचत। क्वेश्चन में लिखा है कि 75% खर्च करता है। मैंने माना आय है 100, 75% खर्च कर रहा है, यानी 100 में से 75 खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा? 25 की। फिर क्वेश्चन ने कहा है आय बढ़ गई, ये बढ़ गया 20%। अच्छा, 20% बढ़ गई, छोड़ो इसे ऐसे ही समझ लो, 20% बढ़ गई तो इसका 20% कितना होता है? 20 रुपये, यानी 20 रुपये आय बढ़ गई। फिर आगे कहता है खर्च 10% बढ़ गया। अच्छा, इसका 10% कितना हो गया? 7.5। खर्च बढ़ गया 7.5। अच्छा, एक बात जरा यहाँ समझना, जो पहले आय थी, खर्च था, बचत था, उसको छोड़ो। अब यहाँ देखो, मेरे पास 20 रुपये ज़्यादा आ गए, जिसमें से 7.5 रुपये खर्च में जा रहे हैं। 20 में से 7.5 खर्च हो रहे हैं, तो बचे मेरे पास कितने? 12.5 रुपये। तो ये 12.5 रुपये मेरे क्या बढ़ जाएंगे? बचत बढ़ जाएगी। रुपए में तो बढ़ गई 12.5। उसने कहा परसेंटेज में बताओ बचत कितने परसेंट बढ़ गई? 12.5 बचत बढ़ गई। पहले बचत थी 25, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 12.5 दूनी 25 और 2 से जाएगा 50, तो आपका आंसर आ गया 50%। तो इसकी बचत कितनी बढ़ गई? 50%। क्वेश्चन नंबर 90। एक थैली में 25 पैसे के 600 सिक्के और 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के इनमें से निकाल लिए जाएं तो कितना प्रतिशत धन निकाल लिया गया? 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं 600, ये संख्या है, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं ये है 1200। पहले हम इन्हें धन बना लेते, ये सिक्के हैं। अच्छा, एक बात जरा समझना, अगर मुझे 1 रुपये बनाने, 1 रुपये, तो 25 पैसे की कितनी जरूरत होगी? 4 सिक्कों की, और मेरे पास टोटल सिक्के हैं 600। अगर मैं इसको 1/4 कर दूं या 4 से भाग कर दूं तो ये मेरे पास आ गया 150 रुपये। यानी मेरे पास जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो टोटल 150 रुपये। अब मुझे 50 पैसे के सिक्के से रुपए बनाने हैं, तो मुझे 2 सिक्के लगेंगे 1 रुपये बनाने के लिए। मेरे पास कितने सिक्के हैं? 1200। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो कितने निकल के आ गए मेरे पास? 600। यानी मेरे पास जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कुल धन है 150 रुपये, 50 पैसे के सिक्के हैं वो कुल धन है 600 रुपये। टोटल मिला के मेरे पास अभी तक 600 और 150, यानी 750 रुपये अभी तक। लेकिन अब मैंने क्या काम करा? 12% सिक्के निकाल दिए 25 पैसे के। अगर मैं सिक्के निकाल दूं या इस धन का 12% निकाल दूं तो इसका 12% निकाल दो। 0, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 6, यानी यहां मैंने 18 रुपये निकाल लिए। अब इसका निकाल दिया 24%, इसका निकाल दो 24%। तो ये काट दो आप 2 0, तो 6 चौक 24, बचे कितने? 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 100 गलत हो गया। 6 चौक 24 का 4 बचे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 18 रुपये यहाँ से निकाले, 144 यहाँ से निकाले, कुल मिला के मैंने कितने पैसे निकाले? ये हो जाएगा 2 और 62, 162 रुपये मैंने निकाल लिए। क्वेश्चन ने बोला कितना परसेंट धन निकाल लिया? आपने निकाल दिए 162 रुपये, टोटल थे ये 750,
ये परसेंटेज में बताने आपको। 25 तिया 75 1 0, 25 चौक 100 ऐसे लगा दो। 3 से कटा 10 बार, 3 पंजे 15, सॉरी 25 चौक 100 होते ना, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, इसकी गुणा कर दो। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21 और नीचे 10 है यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया 21.6% धन हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन जिसमें 50% अल्कोहल है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे पास 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन है, 9 मिलीलीटर जिसमें 50% अल्कोहल है। मैंने मान लिया अल्कोहल अगर 50% है, शेष मैंने माना पानी है, तो ये भी तो 50% होगा, ये 50%, ये भी 50%। मैं इसकी रेशियो बना लेता हूं, तो मेरे पास रेशियो आ गई 1:1 और मैं इसको लिख देता हूं पहले, यानी कोई भी मिलावट करने से पहले मेरे पास क्या था, अल्कोहल अगर 1 यूनिट है, पानी भी कितना था 1 यूनिट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने कहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अब नए मिश्रण में, नए वाले मिश्रण में, यानी अब अल्कोहल कितना हो जाए 30%। इसका मतलब है पानी कितना होना चाहिए फिर 70%। अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊं तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3:7। तो मैं इस 0 को मिटा देता हूं और मैंने कुछ ऐसा ये सवाल लिख दिया कि पहले अल्कोहल और पानी का अनुपात था 1:1, अब पानी मिलाने के बाद अनुपात है 3:7। तो बताओ कितना पानी मिलाया जाए। अच्छा, आप एक बात जरा समझना, इस वाले अनुपात में यानी यहां पर आप मिला क्या रहे हो, पानी मिला रहे हो। इसका मतलब है पहले पानी कुछ और था, तो यहां पर पानी बढ़ जाएगा क्योंकि आपने पानी मिला दिया, मगर अल्कोहल ना तो हमने यहां घटाया है ना बढ़ाया है। इसका अर्थ ये हुआ जितना अल्कोहल पहले था आज भी सेम टू सेम अल्कोहल होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो तो वो यूनिट में भी आपको सेम करने हैं। अच्छा, यूनिट में देखो, अल्कोहल पहले 1 है, यहां पर 3 है, जबकि अल्कोहल में तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो हमें दोनों यूनिट सेम करनी है। तो सेम कैसे करोगे आप, अगर मैं यहाँ रेशियो में 3 से गुणा कर दूं, ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि पहले अल्कोहल का पानी का अनुपात था 3:3, आज अनुपात है 3:7। तो देखो पानी 3 के बजाय 7 हो गया, देखो 3 के बजाय 7 हो गया। तो आपने पानी कितना मिलाया, 4 यूनिट पानी मिला दिया, 4 यूनिट। अब आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जितना 4 यूनिट की वैल्यू होगी उतना ही पानी आपने मिलाया होगा। अब कैसे करेंगे, तो यहां देखो पहले कितना था, 9 मिलीलीटर पानी था पहले, और पहले आपके पास यूनिट में कितना था, अब ये है ना यूनिट, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, काटने के बाद आ गया ये 1.5। तो ये 1.5 आया, 1 यूनिट का मान हमें निकालना है 4 यूनिट, 1.5 की 4 से गुना कर दो आप, तो 6 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब है 6 मिलीलीटर पानी मिलाया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है 3 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने % चीनी होगी। पहले चीनी थी 3 लीटर का घोल था एक, और चीनी कितनी थी जी 40%। हम इसकी क्वांटिटी निकाल देते कितनी रही होगी।
3 लीटर का 40% आप निकाल दो, इससे ये चला जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1.2 किलो। अब आपने क्या कर दिया, 1 लीटर पानी और डाल दिया घोल में, तो अब जो नया घोल है वो 3 की बजाय 4 लीटर का हो गया, घोल 4 लीटर का हो गया। मगर चीनी तो आज भी उतनी है आपके पास 1.2 kg। तो कह रहा है अब बताओ चीनी कितने प्रतिशत है। चीनी तो अब भी 1.2 है, मगर अब जो टोटल क्वांटिटी है वो तो 4 लीटर है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दोगे आप, 100 से गुना, इससे ये चला गया 4 से 3 बार, और आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 30%। ये तो हो गया इसका आंसर। अच्छा, अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो ट्रिक से कैसे करना होता है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, जो ओल्ड मात्रा यानी जो पुरानी क्वांटिटी थी बटे में न्यू क्वांटिटी या मात्रा, और गुणा में जो भी वो परसेंटेज दिया हुआ था, इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर लोगे जब भी ऐसा सवाल आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। पहले घोल कितना था, 3 लीटर, 1 लीटर पानी डाल दिया, अब घोल कितना हो गया, 4 लीटर, और परसेंटेज कितनी दी हुई है आपको, ये रही 40%। 4 से 4 जाएगा 10 बार, तो 3 गुणा 10 ये तो 30 होते, और ये परसेंटेज भी तो रह गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। तो जब भी इस प्रकार के सवाल हो आप इसे ऐसा करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर चीनी उड़ा दिए जाने पर शेष कितने % चीनी रहेगी। अभी हमने करा था ओल्ड मात्रा बटे में, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था न्यू मात्रा, और जो भी आपको परसेंटेज दी हो ऐसे लिख देना है। तो पहले कितना था, ये 12 लीटर, परसेंटेज था 4% बटे, अब क्या घोल हो गया, अब आपने गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया। जब घोल 12 का था, लेकिन आज तो 10 बचा ना, तो 12 चौक 48 और ये 10 है, तो यहां ये आ जाएगा और ये परसेंटेज का निशान, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8%। क्वेश्चन नंबर 94, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि 50% चीनी हो जाए। तो सबसे पहले जो था 300 ग्राम का एक मिश्रण था या घोल था, इसमें जो चीनी है ये है 40%, मैंने माना शेष पानी है, ये कितना हो जाएगा 60। इनका अनुपात बना लो सबसे पहले, तो 2:3, ये हो गया पहले बिगैर किसी मिलावट के। मगर वो अब क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, चीनी मिलाई जाए। तो ध्यान से समझना, वो मिलाना क्या चाहता है, चीनी। इसका मतलब अब चीनी की क्वांटिटी में तो फर्क पड़ जाएगा, मगर पानी तो सेम टू सेम ही होगा, क्योंकि पानी को तो चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अब वो क्या अनुपात चाहता है, अब वो चाहता है कि 50% चीनी हो जाए। जब ये 50% हो जाए तो ये भी 50% होगी। इसका मतलब है हम इसे 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर से देखो, मिला क्या रहा है, चीनी, इसका मतलब है यहां चीनी में चेंज होगा, पानी में तो नहीं होगा। तो जिसमें चेंज ना हो वो दिखने में भी सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पानी 3 है, यहाँ पर 1 है, अगर मैं यहाँ पूरे में 3 से गुणा कर दूं तो ये मेरा अनुपात आ जाएगा 3:3। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चीनी पानी पहले 2:3 के अनुपात में थी, आज 3:3 के अनुपात में कितनी चीनी मिलाई जाए। तो देखो आप चीनी मिला कितना रहे हो, 2 से बढ़कर 3 हो गई। हमने कहा 1 यूनिट चीनी मिला रहे हैं हम, 1 यूनिट, तो आपको 1 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखो
पहले कितनी थी, पूरा जो मिश्रण था 300 लीटर का घोल था, और पहले यूनिट में कितना था, 3 और 2 5। जब आपने काटा ये आ गया 60 ग्राम। एक यूनिट बराबर है 60 ग्राम, तो हमें एक यूनिट का ही तो मान निकालना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 ग्राम। यानी आपने कितनी चीनी मिलाई, 60 ग्राम चीनी मिला दी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 95। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिश्रण में दूध की सांद्रता बताओ कितनी है। मैंने माना पहले था मेरे पास 100 दूध, 100 मैंने इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से ही तुलना होती है, तो मैंने 100 मान लिया। उसने क्या करा, इसमें से 20% के स्थान पर पानी डाल दिया, यानी 100 लीटर में से 20 लीटर निकाला और पानी डाल दिया, उतना दूध निकाला पानी डाल दिया। अब मेरे पास मिश्रण तो 100 ही लीटर बचा, मगर दूध कितना है मेरे पास, दूध तो 80 है। फिर उसने ये प्रक्रिया टोटल 3 बार करी, तो उसमें भी 80/100 और दोबारा भी 80/100। ठीक है जी, टोटल 3 बार कर दी। अब मुझे देखना है दूध कितना परसेंट है। 100 से तो 100 गया, 1 2 1 2 और 1 इससे ये भी चला गया। 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी 8 की क्यूब तो होती है 512, और नीचे क्या बचा हुआ है 10, तो मेरे पास आ गया 51.2। मैंने तुलना किससे करी थी, 100 से। अगर 100 में 51.2 है तो ये परसेंटेज में कितना हो गया, 51.2%। ऐसा करने पर मेरे पास जो दूध की सांद्रता होगी 51.2% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न बताओ। अच्छा, भिन्न क्या होती है, जो P और Q के फॉर्म में लिखी होती है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई भिन्न। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो मैं भिन्न इसी को कह दूं PQ। क्वेश्चन ने कहा है कि अंश में 15% की वृद्धि कर दे, ये रहा अंश, 15% की वृद्धि कर दो या 115% लिख दो, बात ये होती है बिल्कुल सेम। हर में उसने 8% की कमी कर दी, 8% की कमी कर दो या 92% लिख दो, बात बराबर है। तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट आया ये आ गया 15/16। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है प्रारंभिक भिन्न बताओ। देखो इससे ये कट गया, ये 92 इधर से कहाँ पहुंच जाएगा, यहां पर, और ये 115 कहाँ पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच गया। तो काट दो इसे, ये 8 दूनी 16, 8 से नहीं जा रहा है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 पंजे इतना और 5 तिया 15। तो मेरे पास जो भिन्न निकल के आई वो कितने निकल के आ गई, 3/4। और यही तो हमसे पूछा था कि आरंभिक भिन्न बताओ, आरंभिक भिन्न है 3/4। क्वेश्चन नंबर 97। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी, शेष का 50% अंग्रेजी और शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषा में हो, तो बताओ पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें। मैंने परसेंटेज में मान लिया, परसेंटेज में दिया है ना, मैंने मान लिया टोटल 100 पुस्तकें, मैंने माना टोटल 100 है, तो उसमें से 20% हिंदी है, तो 100 में से हिंदी कितनी हो गई, 20। रेशो बना लेता हूं मैं। और अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं, तो सवाल ने क्या लिखा है, अंग्रेजी कितनी है, शेष का 50%, 50% होता है आधा, तो मैंने टोटल 100 माना,
20 हिंदी है, शेष बची 80, 80 का आधा होता है 40, यानी 40 अंग्रेजी की हो गई। फिर सवाल ने कहा है शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषा की है। अच्छा, मेरे पास यूनिट में कितनी हो गई, 20 और 40 60, यानी यूनिट में तो मेरे पास 40 यूनिट बची। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है जो दूसरी भाषाओं की किताब है उनकी संख्या है 9000, और मेरे हिसाब से इनकी संख्या कितनी है, 40 यूनिट। अगर मैं इसको भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान। सवाल ने पूछा है टोटल किताबें बताओ, तो टोटल मैंने कितना माना है 100, तो 100 से मैं इसको गुणा कर देता हूं, इससे ये चला जाएगा और ये जाता है पूरे 25 बार। 25 निम होते हैं 225 और 2 जीरो यहां भी लग गई। तो मेरे पास जो कुल किताबें आई उस पुस्तकालय में 22,500। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 98 में लिखा है अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्चा करता है। तो पेट्रोल पे जो खर्चा है इसका वो है जी 30%, या 30 मैंने मान लिया, मैं सबको ही 100 मान रहा हूं तो मैंने मान लिया 30%, या 30% लिख लो या 30 मान लो। अब सवाल कहता है शेष का 1/4 मकान के किराए पे करता है, किराए पे। शेष का, देखो शेष का लिखा हुआ है इसने, 30 में से मेरे पास बचा 70%, यानी 70 रुपए। अब 70 का 1/, अगर मैं 4 निकालूं, ये हो गया 35, ये हो गया 2, यानी ये आएगा 17.5%। तो मेरे पास किराए पे कितना जा रहा है, 17.5%। फिर आगे लिखा है शेष बचे धन को खाने वगैरह पे खर्चा करता है, और फिर हमें जानकारी दी है पेट्रोल पर खर्चा हो रहा है 300 रुपए का। तो ध्यान से समझना, पेट्रोल पे खर्चा रुपए में कितना हो रहा है, 300 रुपए का, और वैसे पेट्रोल पे कितना खर्चा हो रहा है, 30% का। अगर मैं इसे 30% से भाग कर दूं तो ये क्या निकल के आया, 1% का मान। अगर क्वेश्चन बोलता उसकी टोटल आय बताओ तो आपको गुणा करनी पड़ती 100% से, तो टोटल आय निकल के आ जाती। मगर सवाल ने हमसे टोटल नहीं पूछा, सवाल ने कहा किराए पर कितना देता है, तो किराए पर कितना दे रहा है, 17.5%। तो क्योंकि ये 1% का मान है, अगर मैं 17.5% से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा किराया। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 30 से ये चला जाएगा कितनी बार, 10 बार, 10 से ये 1 पॉइंट हट जाएगा। तो मेरे पास आंसर आया 175 रुपए, यानी ये किराए पर देता है 175 रुपए। क्वेश्चन नंबर 99, समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पे खर्च करता है, शेष का 1/3 पेट्रोल पर। यदि वह 450 रुपए प्रति माह बचत करे जो खाने और पेट्रोल पर होने वाले खर्च का आधा है, जरा इसकी भाषा जरूर समझना, तो उसका मासिक वेतन बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं टोटल जो भी चीज है, जो वेतन है वो 100 है, हम 100 को मान के चल लेते हैं। पिछले सवालों में भी 100 ही मान लेना है। तो खाने पे खर्चा करता है 40%, यानी 40 रुपए तो खाने पे लगा दिया। अच्छा, शेष का 1/3 पेट्रोल पर, शेष का मेरे पास रुपए कितने हैं, 100, 40 खर्चा कर दिया, शेष बचा 60, 60 का 1/3 कितना होता है, 20, यानी 20 रुपए खर्चा कर दिया पेट्रोल पर। अब देखो आगे क्या बोलता है, फिर वो बोलता है उसके बाद 450 रुपए की बचत कर रहा है जो खाने और पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है। यानी सवाल की भाषा समझना, खाने और पेट्रोल पर कितना खर्चा हो गया, 60, बचा धन कितना, 40, उसका आधा बचत है, उसका आधा बचत है, तो 40 का आधा कितनी बचत हो गई उसकी, 20। देखो जरा इस लैंग्वेज को समझना, सवाल ने क्या कहा है, खाने पे 40% खर्चा, ठीक है। अब जो शेष बच गया यानी 60, उसका 1/3 पेट्रोल पे, ठीक है 20,
फिर कह रहा है अब इन दोनों के बाद जो पैसा बचा उसका आधा बचत है। तो मेरे पास 60 रुपए खर्चे हो गए, बचे तो 40 है, 40 का आधा यानी 20 मेरी बचत है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये बचत है कितनी, ये बचत है 450 रुपए की। रुपए में तो है 450 और यूनिट में कितनी है 20। अगर मैं इसको भाग कर दूं, 1 यूनिट का मान आएगा। उसने कहा टोटल बताओ, तो टोटल तो आपने 100 माना था ना, 100 से कर दो इसे गुणा, तो ये चला जाएगा 5 बार 0, 5 बजे 25 बचे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपए उसकी कुल आय है या उसका कुल वेतन है। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन में बोला है सॉरी, एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 1995 के अंत में 8000 है तो 97 के अंत में क्या होगी। 15% के फ्रैक्शन में जब आप निकालोगे तो 15% को बोलेंगे 15/100 यानी 3/20। फ्रैक्शन हो गया 3/20। अब क्योंकि वृद्धि हो रही है यानी 20 में 3 बढ़ जा रहा है, तो आप इसे बोलोगे ये हो गया 23/20। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, आपको 1995 के एंड में यानी 1995 में जो इसकी जनसंख्या है वो आपको दी है 8000 और आपसे पूछा है 1997 की जनसंख्या क्या होगी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी चीज की वैल्यू आगे की तरफ निकालनी हो, जैसे 95 से 97 जाना है, आगे को जाना है, तो आप इसकी सीधी सीधी गुणा करोगे आगे के लिए। लेकिन अगर आपको 97 दिया है और पीछे 95 निकालना है तो इसकी उल्टी गुणा कर देनी है। अब वो कैसे करना है, देखो 8000 है, आपको निकालना है 97 यानी कितने साल आगे जाना है, 2 साल आगे जाना है, तो इसकी 2 बार सीधी सीधी गुणा कर देनी है, 2 बार। 3 साल आगे जाना होता तो 3 बार, अगर हमें पीछे जाना होता तो उल्टा गुणा कर देते, 2 साल पीछे तो 2 बार उल्टा, 3 बार होती तो 3। 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 से कितने बार जाएगा 20 बार, तो ये हो गया 20 गुणा में 23 का स्क्वायर होता है 529, गुणा आप कर दो 0, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी 10,580, जो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए 101 क्या कहता है। एक कस्बे की जनसंख्या है 18,000, पहले साल 10% वृद्धि हो जाती है, दूसरे साल 20% हो जाती है, तो इसकी जनसंख्या बताओ, आज बताओ क्या है। ये आपको जनसंख्या दी है 18,000, ये कब दी है, आज। पहले साल 10% वृद्धि, दूसरे साल 20%, तो 2 साल बाद बोल रहा है, 2 वर्ष बाद, यानी आपसे आगे की वैल्यू पूछ रहा है। और हम जानते हैं जब हमें आगे निकालना हो तो सीधी सीधी गुणा करते हैं, अगर पहले की वैल्यू निकालनी हो तो उल्टा गुणा। तो पहले साल 10% वृद्धि होती है, 10% को आप बोलोगे 11/10, 1/10 वृद्धि होगी यानी 11/10। दूसरे साल क्या हो गया जी 20%, 20% को बोलते हैं 1/5 और 1 की वृद्धि हो रही है यानी 6/5, बस गुणा कर देनी, इससे चला जाएगा और 5 से ये चला जाएगा, देखो कितनी बार, 5 तिया 15 और 5 6 30, इतनी बार, तो 36 और गुणा 6 करोगे तो ये हो जाएगा इतना, गुणा मुझे 11 से करनी है तो 11 से गुणा कर लो आप, 6 और 1 7 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, तो हमारा जो आंसर निकल के आया 23,760, तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 102 में कहता है एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आधा % की कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितने % बढ़ जाएगी? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो हर साल क्या होता है, 4% तो वृद्धि हो जाती है, मगर इसमें से आधा % लोग शहर को चले जाते हैं। तो कुल मिला के हर साल अगर मैं बात करूं, प्रति वर्ष 3.5% की ही तो वृद्धि हो रही है। 4% लोग बढ़े, आधे चले गए, तो यानी 3.5% की। सवाल ने बोला है 3 वर्ष बाद ये कितने % हो जाएगा, वो भी परसेंटेज में हमें बताओ। तो एक बार मैं जरा ऑप्शन भी आपको बता दूं। एक ऑप्शन है 9.8%, दूसरा है 10%, तीसरा है 10.5% और चौथा है 10.8%। अब थोड़ा सा देखो इसको समझना, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठ गए फिर तो इस सवाल को कैलकुलेशन ही खा जाएगी। थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क देखते हैं। मान लिया, इसके अलावा एक बात समझना, मान लो किसी के पास 1000 रुपये हैं और उसमें 10% की वृद्धि होती है। मान लो किसी पे 1000 रुपये, 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद कितने % की वृद्धि होगी, अगर मुझे ये निकालना होगा तो जरा समझना। पहले साल 1000 का 10%, यानी 1000 प्लस 10%, तो उसके पास कितने पैसे हो गए, 1100। फिर जब दूसरे साल हुआ, फिर उसकी वृद्धि हो रही है, तो अब वृद्धि तो 1100 पे होगी, तो 1100 का भी अगर मैं 10% निकालूं तो 110 हो गया, यानी मेरे पास आ गए 1210 रुपए। फिर तीसरे साल फिर 10% की वृद्धि हुई, लेकिन वो वृद्धि तो इस पे हो रही है 1210। अब इसका भी अगर मैं 10% निकालूं तो 121 होता है, तो ये आ जाएगा 1331। तो 3 साल बाद 1000 हो गए 1331। अगर मैं इसकी परसेंटेज में वृद्धि देखूं तो देखो इतने रुपए बढ़ गए, 1000 रुपये गुणा में 100, तो 2 जीरो यहाँ हट जाएगी, तो मेरे पास आया 33.1% की वृद्धि हुई है। अब थोड़ी सी बातों को समझना, देखो क्या है, 10% की वृद्धि हो रही थी हर साल, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट करा तो मेरी वृद्धि आई 33.1% की वृद्धि। यानी मैं क्या समझा, 10% की वृद्धि हो रही थी पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तो मैंने इसका टोटल करा तो कितना आया 30, लेकिन जो सही आंसर आ रहा है वो तो 33 है। इसका मतलब ये हुआ अगर 10% की वृद्धि हर साल हो रही है तो 3 साल बाद ये 10, 20, 30 नहीं होगा, 30 से ज्यादा हो रहा है। आपने देखा 30 नहीं हो रहा, 30 से ज्यादा हो रहा। इसी प्रकार अगर ये 5 होता तो 5 दिया 15 नहीं होता, 15 से थोड़ा सा ज्यादा होता। अब जरा यहां देखो हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, 3.5% की, तो 3.5, 3.5 और 3.5, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो जोड़ने पर आ रहा है 10.5, लेकिन हम यहां जानते हैं जैसे यहां जोड़ने पर 30 आया तो एक्चुअल वृद्धि 30 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो यहां देखो जोड़ने पर आ रहा है 10.5%। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो वृद्धि होगी ये 10.5 से ज्यादा वृद्धि होगी। ये 10.5 भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये ठीक 10.5 है, और यही जो हमारा आंसर है ये 10.5 से ज्यादा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए क्या लिखा है 103 में, एक शहर की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या है 185,220, तो 3 साल पहले बताओ। अभी हमने जाना था, पहले के लिए आपको रिवर्स करके यानी उल्टा करके गुणा कर देनी है। 5% के फ्रैक्शन निकाल लो, इसको बोलते हैं 1/20, 5/100 करना 1/20, और वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 21/20। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या है 185,220, लेकिन आपसे बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले बताओ। आगे की वैल्यू के लिए सीधी गुणा करनी है, मगर
पहले की वैल्यू के लिए इसकी उल्टी गुणा कर देनी है, तो ये हो जाएगा 20/21। एक साल, मुझे तो 3 साल चाहिए ना, फिर से मैंने 20/21 और फिर से मैंने कर दिया 20/21। 21 की क्यूब होती है 9261 और इसका ये बिल्कुल डबल है और एक जीरो यहाँ आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हो गया 16 और 1 2 3 4 जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1,60,000 की जनसंख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104, किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है और 3 साल बाद बढ़कर ये हो जाती है 13.31 करोड़, तो इसकी वृद्धि बतानी है परसेंटेज में, तो कितनी वृद्धि होगी। अब जरा गौर से समझ, देखो क्या करेंगे हम इसे। टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष, आज ये कितनी है, आज है ये 10 करोड़। 10 करोड़ तो 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो, तो 10 करोड़ में हो जाएगा 8 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। और ये कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगी 13 दशमलव इतने करोड़, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतनी होगी। सवाल कह रहा है दर बताओ कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सवालों को देखो कैसे करना होता है, बड़े गौर से समझना। इसमें हमें क्या करना है, जो आज जनसंख्या हो रही है, यानी इसको चक्रवर्ती ब्याज की भी तरह मानो, यानी जो बढ़ के हो रही है अमाउंट ऊपर लिखना है, और जो पहले जनसंख्या थी यानी प्रिंसिपल वो नीचे लिखना है। इसका मतलब जो बढ़ी हुई जनसंख्या है या जो भी संख्या है ऊपर, और जो कम वाली है उसे नीचे लिख देना है। तो मैंने ऊपर लिख दिया ये 1331, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 8, काट दो अगर कट रहा हो तो, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहला काम ये कर दिया। अगर आपको टाइम 3 वर्ष है, इनका आपको क्यूब रूट कर देना है। अगर टाइम 2 वर्ष होता तो स्क्वायर रूट। 1331 होता है 11 की क्यूब और 1000 होता है 10 की क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या 10 से 11 हो जाती है। तो देखो वृद्धि कितने की हो रही है, इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, वो भी किस पे, 10 पे। परसेंटेज में बदलना है, गुणा में 100, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आया वो निकल के आया 10%। इसका मतलब जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो 10% की दर से होती है। यह इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चक्रवर्ती ब्याज में भी इस प्रकार के सवाल आते हैं, वहां पर भी आपको सेम ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 105। 105 पे लिखा है वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1000 है 32, मृत्यु दर प्रति 1000 है 11, तो शुद्ध वृद्धि बताओ। तो जब लोग जन्म ले रहे हैं तो 1000 के मुकाबले 32 लोग जन्म ले रहे हैं, यानी जनसंख्या बढ़ जा रही है। लेकिन जो मृत्यु दर है, जो मर रहे हैं, वो प्रति 1000 में है कितनी, 11, यानी 11 लोग कम हो जा रहे हैं। तो अगर आप हिसाब देखो 1000 लोगों के मुकाबले इसमें से घटाएंगे तो 21 लोग बढ़ जा रहे हैं, 32 मर गए, 32 सॉरी जन्म ले लिया, 11 मर गए, तो जनसंख्या तो 21 बढ़ गई। 1000 में बढ़ गई 21, तो 100 में कितनी बढ़ेगी, 2.1। और जो कंपैरिजन 100 में किया जाता है वही तो परसेंटेज होता है। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 2.1% जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 106।
106 में लिखा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 साल पहले खरीदी गई थी, आज मूल्य है 87,480, तो इसका क्रय मूल्य, क्रय मतलब जब खरीदी गई थी उस समय मूल्य क्या था। तो 10% की इस पे कमी हो रही है, 10% की कमी को बोलेंगे 9/10। आज इसका मूल्य है 87480। आज जब खरीदी गई थी यानी 3 वर्ष पहले क्या मूल्य था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। 3 साल पहले, और पहले के लिए इसका क्या कर देते, उल्टा गुणा। तो अगर मैं एक बार उल्टा कर दूं, 1 साल पहले, 2 बार कर दिया 2 साल पहले, 3 बार कर दिया तो 3 साल पहले। 9 की क्यूब होती है 729, और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये चला जाएगा 1 बार और ये चला जाएगा 2 बार और ये 0, तो यहाँ पर आ गया 1 2 0 और 1 2 3। तो 3 साल पहले जो इसकी कीमत थी वो थी 1,20,000। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 106। एक मशीन का क्रय मूल्य है 2 लाख, हर साल 10% कमी होती है, 3 साल बाद मूल्य बताओ। 10% की कमी को बोलेंगे 9/10, इसकी कीमत है आज 2 लाख, और हमसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष बाद बताओ कीमत क्या होगी। तो निकाल देते, सीधी सीधी गुणा कर देते हैं। 9/10, 9/10 और 9/10। 3 साल है इसलिए 3 बार करती, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो बचा 200, और 9 की क्यूब होती है 729, गुणा कर दो, 2 0 ये रही, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14, 1,45,800, और ये ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 107 तो हो ही गया था, अब देख लेते 108 को। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन में 10% कम उत्पादन करना है। जनवरी में 3 पेन बनाए हैं, तो मार्च में बताओ कितने। ये कह रहा है जनवरी में बनाए 3000, और आपसे मार्च की बात ये पूछ रहा है। तो इसने क्या निश्चय किया है कि 10% क्या करना है, कमी करनी है। 10% कमी को क्या बोलते हैं जी, 9/10। तो जनवरी है, हमें मार्च यानी आगे को चलना है, और आगे के लिए हमें क्या करना होता है जी, सीधी सीधी गुणा करनी होती है। तो आपको मार्च यानी जनवरी तो हो गया, फरवरी और मार्च 2 महीने आगे की वैल्यू निकालनी, तो इसकी 2 बार गुणा कर देनी है, 9/10 और 9/10, क्योंकि हर महीने इतना प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, इतना उत्पादन कम हो रहा है। अगर 3 महीने होता तो 3 कर देते, 2 0 ये कट गया, 9 यहाँ आ गया 30 और यहाँ आ गया 81, तो कर दो 0 यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 8 3 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 2430, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है 7,29,000 रुपए में प्लॉट खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपए लागत से एक बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लॉट का मूल्य तो 10% वृद्धि हो रहा है और बिल्डिंग 10% कम हो रही है, तो कितने साल बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। एक है हमारे पास प्लॉट और एक है हमारे पास बिल्डिंग। प्लॉट की कीमत है 7,29,000, सॉरी 72,900, और प्लॉट है 1,33,100 रुपए का। प्लॉट बढ़ रहा है 10% से, यानी 11/10, और इसमें कमी हो रही है 10% से, यानी 9/10। लेकिन कुछ सालों बाद इनकी कीमत आपस में बराबर हो रही है। हमें वो साल बताने, हमें साल नहीं पता, मैंने माना वो साल है t, इसकी पावर t करने पर
और इसकी भी पावर t करने पर ये वैल्यू बराबर हो जाती। अब हमें t की वैल्यू निकालनी। अब जरा बात समझना गौर से। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज को, ये जो है 772 900, इसको मैं अगर यहाँ ले जाऊं तो यहाँ मैंने कुछ नहीं छेड़ा, और जब ये यहाँ जाएगा ये आ गया मेरे पास इतना। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बचा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 11 की भी पावर t और 10 की भी पावर t। फिलहाल मैंने ऐसे कर, और जब ये चीज बराबर के इधर आएगी तो ये रेसिप्रोकल हो गया 10 की पावर t और 9 की भी पावर t। तो देखो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 11/9 और उसकी पावर कितनी बच गई t। और यहाँ पर है मेरे पास ये इसको भी अगर मैंने सॉल्व करा तो मैंने पाया ये चीज जो होती है ये तो 11 की पावर 3 होती है और ये 9 की पावर 3 होती है, यानी ये 11 की क्यूब और ये 9 की क्यूब। तो मेरे पास क्या निकल के आया 11/9 की पावर t, और यहां पर निकल के आया 11/9 की क्यूब। तो अगर मैंने यहां तुलना करी तो मैंने देखा बेस तो सेम टू सेम है और ये बराबर है। तो ऐसा तभी तो संभव है जब इनकी पावर भी सेम होगी, यानी जो टाइम था, समय था, वो कितना निकल के आ गया 3। तो मेरा जो आंसर आया वो आया 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद प्लॉट और बिल्डिंग दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। फिर आपसे मिलते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।